हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु राज चौधरी। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल दरोगा जी में। आइए करते हैं आज के क्लास की शुरुआत। अब तक हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया है और चैप्टर नंबर 9 के 100 प्रश्नों को देख लिया है। आज हम लोग उनसे आगे बढ़ेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड मटीरियल्स आप सभी तक आसानी से पहुंच सके और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। तो आइए करते हैं आज के क्लास की शुरुआत। आज का पहला प्रश्न 101, निम्नलिखित में से किसे वंडर स्पाइस के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए इलायची, बी लाल मिर्च, सी गरम मसाला या फिर डी काली मिर्च। आप सभी से रिक्वेस्ट है नोटबुक और पेन लेकर जरूर बैठे और हमारे द्वारा कराए गए प्रश्नों को और डिस्कशन को अच्छे से नोट करेंगे, जिससे कि अगर एग्रीकल्चर से यानी कि कृषि से आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न आते हैं तो वो आपसे छूटे नहीं। आइए जानते हैं इसका क्या है सही आंसर। तो वंडर स्पाइस के नाम से जिस मसाले को जाना जाता है वो है ऑप्शन नंबर बी लाल मिर्च। अगला है 102, लाल मिर्च के लिए आवश्यक तापमान कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 10 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, बी 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस, सी 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस या फिर डी 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। तो लाल मिर्च के उत्पादन के लिए आवश्यक तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 103, लाल मिर्च के लिए आवश्यक वर्षा कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 60 से 120 सेंटीमीटर, बी 120 से 150 सेंटीमीटर, सी 120 से 140 सेंटीमीटर या फिर डी 100 से 120 सेंटीमीटर। तो लाल मिर्च के उत्पादन के लिए जो आवश्यक वर्षा की ज़रूरत होती है वो है ऑप्शन नंबर ए 60 से 120 सेंटीमीटर। अगला है 104, लौंग मूल रूप से किस देश की उत्पादित फसल है? ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया, बी मलेशिया, सी जापान या फिर डी फिलीपींस। तो लौंग का ओरिजिन यानी कि लौंग जिस मूल देश की उत्पादित फसल है वो है ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है 105, लौंग उत्पादन हेतु कितना तापमान की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, बी 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, सी 22 से 25 डिग्री सेल्सियस या फिर डी 21 से 24 डिग्री सेल्सियस। तो लौंग उत्पादन के लिए आवश्यक तापमान की आवश्यकता ऑप्शन नंबर ए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तक होनी चाहिए। अगला प्रश्न है 106, लौंग के लिए कितना सेंटीमीटर अधिक वर्षा सर्वोत्तम होता है? ऑप्शन नंबर ए 150 सेंटीमीटर से अधिक, बी 120 सेंटीमीटर से अधिक, सी 100 सेंटीमीटर से अधिक या फिर डी 50 सेंटीमीटर से अधिक। तो लौंग के लिए जितने सेंटीमीटर अधिक वर्षा सर्वोत्तम होते हैं वो है ऑप्शन नंबर ए 150 सेंटीमीटर से भी अधिक। अगला प्रश्न 107 आप सभी के सामने है, काली मिर्च का उद्भव कहाँ से हुआ था? ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी घाट से, बी पूर्वी घाट से, सी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र से या फिर डी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से। तो काली मिर्च का उद्भव पश्चिमी घाट से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 108, काली मिर्च के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम तापमान कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 10 से 40 डिग्री सेल्सियस, बी 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, सी 15 से 35 डिग्री सेल्सियस या फिर डी 16 से 25 डिग्री सेल्सियस। तो काली मिर्च के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम तापमान 10 से 40 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 109, काली मिर्च उत्पादन के लिए सर्वोत्तम वर्षा कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है 125 से 200 सेंटीमीटर, बी 122 से 127 सेंटीमीटर, सी 150 से 180 सेंटीमीटर या फिर डी 100 से 120 सेंटीमीटर। तो काली मिर्च उत्पादन के लिए सर्वोत्तम वर्षा
125 से 200 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। आशा करते हैं आप सभी प्रश्नों को नोट करते जा रहे होंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है 110। भारत में काली मिर्च का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु या फिर डी आंध्र प्रदेश। बिना किसी देरी के देखिए इसका सही आंसर क्या है। भारत में काली मिर्च के उत्पादन के लिए प्रमुख उत्पादक राज्य जो है वो है ऑप्शन नंबर ए केरल। अगला प्रश्न है 111। हल्दी मूल रूप से कहाँ का पौधा है? ऑप्शन नंबर ए है दक्षिण पूर्वी एशिया, बी पूर्वी एशिया, सी पश्चिमी एशिया या फिर डी दक्षिण एशिया। तो हल्दी मूल रूप से जहाँ का पौधा है वो है ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पूर्वी एशिया। अगला प्रश्न 112 आप सभी के सामने है। दालचीनी की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका से, बी भारत से, सी इंडोनेशिया से या फिर डी मलेशिया से। तो दालचीनी का उत्पत्ति ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका से हुआ है। अगला प्रश्न है 113। भारत के किन क्षेत्रों में दालचीनी का मुख्यतः उत्पादन होता है? ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी, बी मालाबार, सी कोरोमंडल या फिर डी ए और बी दोनों। तो भारत में जिन क्षेत्रों में दालचीनी का मुख्यतः उत्पादन होता है वो है ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी पर्वत के क्षेत्र में। अगला है 114। दालचीनी के उत्पादन के लिए आवश्यक तापमान कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, बी 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, सी 15 से 25 डिग्री सेल्सियस या फिर डी 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। तो दालचीनी के उत्पादन के लिए आवश्यक तापमान ऑप्शन नंबर ए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। अगला प्रश्न 115। दालचीनी के उत्पादन के लिए आवश्यक वर्षा कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 120 से 150 सेंटीमीटर, बी 150 से 160 सेंटीमीटर, सी 170 से 180 सेंटीमीटर या फिर डी 190 से 250 सेंटीमीटर। तो दालचीनी के उत्पादन के लिए आवश्यक वर्षा 120 से 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 116। सुमेलित करना है। एक तरफ भू जोत दिया हुआ है, दूसरी तरफ आकार दिया हुआ है। आइए मिलाते हैं। पहला दिया हुआ है सीमांत जोत, तो इसका आकार 1 हेक्टेयर से कम होता है। दूसरा दिया हुआ छोटी जोत, इसका आकार 1 से 2 हेक्टेयर के बीच होता है। तीसरा देखिए अर्ध मध्यम जोत दिया हुआ है, इसका आकार 2 से 4 हेक्टेयर भूमि तक होता है। चौथा दिया हुआ है मध्यम जोत, मध्यम जोत का आकार 4 से 10 हेक्टेयर भूमि होता है। लास्ट का है बड़ी जोत, इसका जो आकार है वो 10 हेक्टेयर से अधिक होता है। इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए EABCD। अगला प्रश्न 117। निम्नलिखित में से भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या क्या क्या है? ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या का अत्यधिक दबाव, बी जोतों का आकार छोटा होना, सी नवीन तकनीकी का अभाव या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो ये सभी समस्याएं भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नोट कर लीजिएगा इन प्रश्नों को। अगला प्रश्न देखिए 118। एक ही खेत में एक कृषि वर्ष में उगाई गई फसलों की बारंबारता को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कृषि दक्षता, बी शस्य गहनता, सी कृषि उत्पादकता या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो इसे शस्य गहनता कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 119 है। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक शस्य गहनता किस राज्य की है? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, बी बंगाल, सी पंजाब या फिर डी उत्तर प्रदेश। तो भारतीय राज्य में सर्वाधिक शस्य गहनता जिस राज्य की है वो है ऑप्शन नंबर सी पंजाब। अगला प्रश्न 120। सुमेलित करना है। थोड़ा सा इधर उधर है तो आपको परेशानी हो सकती है। खैर मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का आंसर आप सभी को भली भांति पता ही होगा। जैसा कि 1 नंबर में दिया हुआ है हरित क्रांति। हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला दिया हुआ नीली क्रांति जो कि मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अगला है भूरी क्रांति जो कि चमड़ा उत्पादन, यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है ऑप्शन में, तो इससे संबंधित है।
तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, CABD। एक बार आप अच्छे से सुमेलित कर लीजिएगा, इसे मिला लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। अगला देखिए 121 नंबर, सुमेलित करना है फिर से। एक तरफ क्रांति दी हुई है, दूसरी तरफ उत्पादन दिया हुआ है, यानी कौन सी क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है। पहला दिया हुआ है पीली क्रांति। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। दूसरा है काली क्रांति जो कि पेट्रोलियम से संबंधित है, बिल्कुल सही है। अगला है लाल क्रांति, मांस उत्पादन से संबंधित, बिल्कुल सही है। अगला है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति प्याज, झींगा, औषधि उत्पादन ये सभी से है। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A B C D, सभी सुमेलित है। अगला देखिए, फिर से सुमेलित करना है। एक तरफ क्रांति है, दूसरी तरफ उत्पादन दिया हुआ है। आइए मिलाते हैं एक बार फिर से। पहला दिया हुआ बादामी क्रांति। बादामी क्रांति जो है ना मसाला से संबंधित है। दूसरा है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति फलों से संबंधित है, फल उत्पादन से। तीसरा है अमृत क्रांति। अमृत क्रांति नदी जोड़ों उत्पादन से संबंधित है। आप सभी को पहले भी इससे रिलेटेड प्रश्न कराए गए हैं। चौथा है गोल क्रांति। गोल क्रांति आप सभी को पता ही होगा, आलू के उत्पादन से संबंधित है। इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ABDC। देखिए कहाँ पर दिया हुआ ABDC, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B ABDC। अगला प्रश्न फिर से दिया हुआ है, सुमेलित करने। एक तरफ क्रांति है, दूसरी तरफ फसल है। देखिए पहला दिया हुआ है सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति जो है जैविक खेती से संबंधित है। दूसरा दिया हुआ है रजन रेखा क्रांति, ये जो है कपास उत्पादन से संबंधित है। तीसरा है सनराइज क्रांति, यह इलेक्ट्रॉनिक विकास से संबंधित है। अगला है सुनहरा रेखा क्रांति, ये जो है जूट उत्पादन से संबंधित है। इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर B BADC। सुमेल कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न है 124, फिर से मिलाना है। पहला दिया हुआ सैफरॉन क्रांति। सैफरॉन केसर को ही हिंदी में कहते हैं, तो सीधा सीधा इसका आप आंसर लगा सकते हैं, A होगा, केसर उत्पादन से। अगला दिया हुआ स्लेटी क्रांति, यह उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। तीसरा है हरित सोना क्रांति जो कि बांस उत्पादन से सही है। अगला है मूक क्रांति जो कि मोटे अनाज के उत्पादन से संबंधित है। इस प्रकार ये भी सुमेलित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा ABCD। कितना ज़्यादा सुमेलित करना है। अगला फिर से दिया हुआ सुमेलित करने। एक तरफ क्रांति है, दूसरी तरफ उत्पादन है। चलिए देखते हैं। देखिए मूक क्रांति आप सभी ने देखा ही, ये मोटे अनाज के उत्पादन से संबंधित था। परमाणी क्रांति। परमाणी क्रांति जो है ना भिंडी उत्पादन से संबंधित है। बचता है इंद्रधनुषीय क्रांति जो कि सभी क्षेत्र से एकदम। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B BAC। अगला प्रश्न है 126, हरित क्रांति की भारत में शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन नंबर A 1966-67, B 1968-69, C 1970-71 या फिर D 1962-63। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हरित क्रांति की भारत में शुरुआत 1966-67 में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए 127 नंबर, हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन नंबर A नॉर्मन बोरलॉग, B MS स्वामीनाथन, C डॉक्टर विलियम गॉड या फिर D उपर्युक्त में से कोई नहीं। आशा करते हैं आप सभी इसका सही आंसर दे दिए होंगे, तो बिना किसी देरी के बताते हैं। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। ऑप्शन नंबर C सही है। अगला प्रश्न 128 है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर A कृषि विषांति, C अर्थव्यवस्था या फिर D रसायन शास्त्र। तो इन्हें जिस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था वो है ऑप्शन नंबर B शांति क्षेत्र में। अगला प्रश्न है 129, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। आशा करते हैं आप सभी प्रश्न को सुन के ही इसका आंसर दे दिए होंगे कमेंट बॉक्स में। क्या नहीं दिया तो दीजिए ना महाराज फटाफट। चलिए कोई बात नहीं, हम ही दे देते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न 130 नंबर, भारत में द्वितीय हरित का शुरुआत कब हुआ था। ऑप्शन नंबर A 1990 के दशक में, B 1980 के दशक में,
सी 1970 के दशक में या फिर डी 1960 के दशक में? तो भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 131 है, हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव क्या हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, गहन कृषि उत्पादन प्रणाली का विकास हुआ था। बी, खाद्यान्नों के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई थी। सी, बाजरोन्मुख कृषि स्वरूप का विकास हुआ था। या फिर डी, उपर्युक्त सभी। तो ये सभी हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न 132 है, निम्नलिखित में से भारत में हरित क्रांति के क्या नकारात्मक प्रभाव हुए थे? अब कोई भी घटना होती है तो उसके कुछ सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव होते ही हैं। अभी आप लोगों ने सकारात्मक प्रभाव देखे, अब आप नकारात्मक प्रभाव देखेंगे। आइए देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए है, आय असमानता में वृद्धि। बी, परंपरागत कृषि का विनाश। सी, प्रदूषण की समस्या की उत्पत्ति। या फिर डी, उपर्युक्त सभी। तो ये सभी इनके नकारात्मक प्रभाव थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है 133, राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 2004, बी 2005, सी 2007 या फिर डी 2008। तो राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन 2004 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 134, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 2005 में, बी 2013 में, सी 2017 में या फिर डी 2012 में। तो भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए 135, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए है कानपुर, बी लखनऊ, सी कटक या फिर डी हैदराबाद। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कानपुर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए 136, राष्ट्रीय मत्स्यिक विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, बी कटक, सी करनाल या फिर डी लखनऊ। तो राष्ट्रीय मत्स्यिक विकास बोर्ड का मुख्यालय हैदराबाद में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 137 है, फिर से सुमेलित करना है। एक तरफ संस्था दी हुई है, दूसरी तरफ उसकी अवस्थिति। आइए देखते हैं। पहला दिया हुआ है विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, ये जो है फरीदाबाद में स्थित है। दूसरा है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, ये नई दिल्ली में है। तीसरा दिया हुआ है राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड, इसकी अवस्थिति दिल्ली में है। आखिरी में दिया हुआ है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था, ये राजमुंद्री में है। इस प्रकार इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। अगला प्रश्न फिर से सुमेलित करने बता रहा, आइए देखते हैं। पहला दिया हुआ है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था, ये शिमला में अवस्थित है। दूसरा है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था, ये लखनऊ में है। तीसरा है केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्था, ये है कासरगोड में। और चौथा है केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था, ये कोलकाता में है। इस प्रकार इसका जो सही आंसर है वो है BADC। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 139, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए है वाराणसी, बी मैसूर, सी बीकानेर या फिर डी कोलकाता। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्था वाराणसी में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न 140 है, केंद्रीय रेशम उत्पादन एवं अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए मैसूर, बी बीकानेर, सी वाराणसी या फिर डी कोलकाता। तो केंद्रीय रेशम उत्पादन एवं अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था मैसूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए 141,
केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए है मैसूर, बी बीकानेर, सी कोलकाता या फिर डी वाराणसी। तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था बीकानेर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है 142, भारत में पशु गणना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1919, बी 1947, सी 1936 या फिर डी 1901। तो भारत में पशु गणना की शुरुआत 1919 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है गिर, साहिवाल, राक्षी आदि निम्नलिखित में से किसकी नस्ल है? ऑप्शन नंबर ए बकरी, बी मेढक, सी गाय, डी मुर्गी। तो बिना किसी देरी के देखें इसका सही आंसर, गिर, साहिवाल, राक्षी ये सभी गाय की नस्लें हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है 144, रेड सिंघी निम्नलिखित में से किसकी नस्ल है? ऑप्शन नंबर ए भैंस, बी बकरी, सी गाय, डी भेड़। तो रेड सिंघी भी गाय की ही नस्ल है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है 145, कभी कभी समाचारों में देखने वाला भदावरी, मुर्रा, नागपुरी ये सभी किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए भैंस की नस्ल से, बी गाय की नस्ल से, सी बकरी की नस्ल से या फिर डी भेड़ की नस्ल से। तो भदावरी, मुर्रा, नागपुरी ये सभी भैंसों की नस्लें हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न 146 है, केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधानों एवं प्रशिक्षण संस्था कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए जोराहट, बी बहरामपुर, सी रांची या फिर डी मैसूर। तो केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था मैसूर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 147, केंद्रीय मूंगा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए है जोराहट, बी बहरामपुर, सी रांची या फिर डी मैसूर। तो इसकी अवस्थिति जोराहट में है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है 148, केंद्रीय टसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए है रांची, बी है जोराहट, सी है बिहार या फिर डी है कटक। तो केंद्रीय टसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था की जो अवस्थिति है वो है ऑप्शन नंबर ए रांची। अगला प्रश्न 149, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत भारत में कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1970, बी 1971, सी 1972 या फिर डी 1973। आशा करते हैं इसका आंसर तो आप सभी ने दे ही दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो दे दीजिए फटाफट अपने कमेंट सेक्शन में। तो बिना किसी देरी के देखते हैं इसका सही आंसर। तो ऑपरेशन फ्लड की जो शुरुआत हुई थी भारत में वो हुई थी ऑप्शन नंबर ए 1970 में। अगला प्रश्न 150वां देखिए, भारत में झींगा मछली का राजधानी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए नेल्लोर को, बी कटक को, सी कोलकाता को या फिर डी कावेरीपट्टनम को। तो भारत में झींगा मछली की राजधानी नेल्लोर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कुछ और प्रश्न शेष बच चुके हैं, आइए उसे भी देख के इसी वीडियो में कंप्लीट कर देते हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर को, और कल से आप सभी को चैप्टर नंबर 10 के वीडियो देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देखिए 151, भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य किस आयोग या संस्था या मंत्रालय के सिफारिश पर तय की जाती है? ऑप्शन नंबर ए कृषि मंत्रालय, बी नीति आयोग, सी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग या फिर डी आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्रिमंडल समिति। तो भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य जिस आयोग या संस्था या मंत्रालय के सिफारिश से तय की जाती है वो है ऑप्शन नंबर सी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अगला प्रश्न है 152, भारत में चावल के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है पश्चिम बंगाल, बी बिहार,
सी उत्तर प्रदेश या फिर डी पंजाब। तो भारत में चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य है ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखिए, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार या फिर डी हरियाणा। तो भारत में गेहूं का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश में ही होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 154, भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक या फिर डी बिहार। तो गन्ना उत्पादन भी सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में ही होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख, अगला प्रश्न 155, भारत में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र या फिर डी हरियाणा। तो भारत में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन राज्य ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न 156 है, भारत में सर्वाधिक नारियल उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है केरल, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश या फिर डी कर्नाटक। तो भारत में सर्वाधिक नारियल उत्पादक राज्य जो है वो है ऑप्शन नंबर ए केरल। अगला प्रश्न 157, भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है केरल, बी त्रिपुरा, सी कर्नाटक या फिर डी गुजरात। तो भारत में रबड़ उत्पादन का भी, तो भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य भी केरल ही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए 158, भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? कल ये प्रश्न जो है किया गया था आप सभी से, आशा करते हैं इसका आंसर आप सभी ने दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, इसका आंसर अभी हम लोग देखेंगे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है असम, बी है पश्चिम बंगाल, सी है कर्नाटक या फिर डी केरल। तो भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन जिस राज्य में होता है वो है ऑप्शन नंबर ए असम। और भारत में सबसे अच्छे क्वालिटी का जो है चाय वो दार्जिलिंग में उत्पादित होता है, और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, जी हाँ पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है। तो इस प्रकार अगर वो प्रश्न रहता तो इसका सही आंसर पश्चिम बंगाल हो जाता, लेकिन यहाँ सर्वाधिक चाय उत्पादन के संदर्भ में है तो इसका सही आंसर असम हो जाता है। अगला प्रश्न 159, जो कि इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न होने जा रहा है, आप सभी के सामने है। भारत में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक, बी असम, सी पश्चिम बंगाल या फिर डी केरल। तो भारत में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन जिस राज्य में होता है वो है ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। एक सवाल छोटा सा आप सभी से और रिक्वेस्ट है, आप सभी इसका तो आंसर दे ही दीजिएगा कमेंट में। भारत का वह जिला जहां सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन होता है कौन सा है? और वो जिला किस राज्य में पड़ता है इसे भी साथ में लिख दीजिएगा। प्रश्न के साथ आंसर को डालिएगा जिससे कि प्रश्न को और आंसर को समझने में आसानी हो मुझे। तो इसी के साथ आज के प्रश्नों का सिलसिला होता है समाप्त। आशा करते हैं आप सभी को हमारा प्रश्न बेहद पसंद आया होगा, हमारी वीडियो बेहद पसंद आए होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए थे, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे थे, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रोवाइड किए गए मटेरियल्स आप सभी तक आसानी से पहुंच सके और इससे ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। तो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहें हमारे साथ। आप देख रहे थे दरोगा जी, मैं था आपके साथ हिमांशु राज चौधरी।